नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों के साथ। काशी पर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। सौतेले पिता को नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पति और पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया है। देवरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रांसफार्मर वर्कशॉप में आग लगी। ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाले तेल की वजह से आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में अवैध रुपए न देने पर जेई और विद्युत कर्मियों ने मुस्लिम उपभोक्ता से मारपीट की है। उखाड़ी डाड़ी क्षेत्रीय लोगों में रोष फैला है। कानपुर के बिलौर में एडवोकेटों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। साथ ही तहसीलदार पर लगाया तानाशाही रवैये का आरोप। इससे पहले भी एडवोकेट कर चुके हैं कार्य बहिष्कार। बिजनौर के धनौरा मार्ग पर अज्ञात वाहन की जोरदार भिड़ंत से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लखनऊ में एलडीए का अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त एक्शन। मैरिज लॉन, रॉ हाउस समेत 4 जगहों को सील किया गया है। पीजीआई मोहनलालगंज, बिजनौर और सुशांत गोल्ड सिटी में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ परिवर्तन जोन 2 की टीम ने सख्त कार्रवाई की। मरोई में गोपीगंज में गिराई गई रेलवे ट्रैक के पास बकरी चरा रहे वृद्ध की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। ऊंचा सुनने की वजह से ट्रेन की चपेट में आए वृद्ध। आगरा की खंदौली पुलिस ने ट्रक से अनार डकैती का खुलासा कर दिया है। ट्रक मालिक समेत 4 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। 2 ट्रक और अनार बरामद किए हैं। फायरेंस से बचने के लिए आरोपियों ने रची थी 14 लाख रुपए की अनार हड़पने की साजिश। गुजरात से बनारस पहुंचाना था अनार। देहरादून पुलिस ने यूपी के ड्रग पेडलर और 35,000 के 2 इनामी वांटेड सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत के एलएल शुगर मिल की नो एंट्री में बिजली की तारों से टकराए गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक, टला बड़ा हादसा। बिजली लाइन बिगड़ने से इलाके की बिजली गुल हो गई है। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के एलएल शुगर मिल का मामला। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर ससुराल वाले ने विवाहिता को अलीगढ़ में परेशान व्यक्ति को मिली जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। प्रतापगढ़ के सगरा सुंदरपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने चाइनीज शाखा संचालक से लूटे 60,000 रुपए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, बदमाशों की छानबीन जारी है। अमेठी के मोहनगंज कोतवाली में तैनात दीवान जयप्रकाश सिंह का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दीवान साहिब हरियाली पर आरा चलवाने के लिए ले रहे थे रिश्वत। एसपी ने वीडियो का संज्ञान लिया है, जिसके बाद सीओ को इसकी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। कासगंज के सहावर तहसील के बघारी कला प्राथमिक विद्यालय में स्कूल की प्रधानाचार्य और शिक्षा मित्र के बीच जमकर चले हालात घुसे। स्कूल में दूध वितरित करने को लेकर विवाद हुआ। घायलों में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को सैल्यूट दे दी है। कोविड के चलते ताजनगरी में तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिला अस्पताल में कोविड को लेकर मॉकड्रिल किया गया है। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग दिखा। कासगंज में भाजपा कार्यालय पर भाजपा ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष निखिल महेश्वरी ने प्रेस वार्ता की है। 25 से 27 दिसंबर तक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित की जाएगी भाषण प्रतियोगिता। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की जयंती पर लखनऊ की सीएम योगी ने उपहार दिया है। आपको बता दें 25 दिसंबर से लखनऊ में आकाशा एयर की सेवाएं शुरू हो रही हैं, जिसके लिए एयरलाइंस के अधिकारियों ने सीएम योगी को पहला बोर्डिंग पास दिया है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को लखनऊ से मुंबई और बेंगलुरु के लिए नई हवाई सेवा के लिए आकाशा एयर की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। मेरे लिए यह हार्दिक प्रसन्नता का अवसर है
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में देश के अंदर वायु सेवा के क्षेत्र में विगत 8 वर्षों के अंदर जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है, उस क्रम में आज बेंगलोर, लखनऊ, मुंबई का ये नया रूट प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे 2 अन्य मित्र राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र को जोड़ने का एक माध्यम मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पावन जन्मदिन पर आकाशा एयरलाइंस की सौगात के लिए मैं सबसे पहले आकाशा एयरलाइंस को इस वायु सेवा को प्रारंभ करने के लिए प्रदेश शासन और प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर इस योजना का सर्वाधिक लाभ लेने वाले राज्यों में है। 2017 के पहले हमारे पास 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे और 2 आंशिक रूप से थे, लेकिन आज 9 एयरपोर्ट हमारे पास पूरी तरह फंक्शनल हैं और जिन पे हम लगभग 75 से अधिक गंतव्यों तक आसानी से वायु सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आकाशा एयरलाइंस जो एक प्रोफेशनल्स की टीम ने ही संचालित करने का प्रयास किया है, वो अपनी बेहतरीन सेवा के माध्यम से आम जन और प्रधानमंत्री जी की उड़ान जैसी स्कीम के अनुरूप अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए इस फील्ड में कुछ नयापन करने का कार्य करेगा। इस पूरी उड़ान सेवा के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ने के लिए आकाशा एयरलाइंस के प्रबंधन को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। राजधानी लखनऊ में 13 फरवरी से शुरू होने वाली G20 सम्मेलन के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई है। इसको लेकर मंडलायुक्त रोशन जैकब, DM सूर्यपाल और JCP पीयूष ने एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक का रूट का निरीक्षण किया है। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि G20 सम्मेलन के मद्देनजर सभी संबंधित विभाग अपनी अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। शहर की साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत सहित सभी व्यवस्थाओं को अभी ही पूरा किया जाए। DM ने बताया कि G20 सम्मेलन में विभिन्न देशों के डेलीगेट्स आएंगे, जिसके लिए शहर को सजाने संबंधित काम पूरा कर लिया जाएगा। योगी सरकार की प्राथमिकता में शामिल लैपटॉप वितरण कार्यक्रम को संपन्न कराने में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रायबरेली पहुंचे। यहां उन्होंने अटौरा गांव स्थित द्विवेदी महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन वितरित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आधुनिकता के दौर में स्मार्टफोन छात्र छात्राओं के जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बैंक में चोरों ने 8 फीट की सुरंग बनाकर 1 करोड़ के सोने की चोरी की है। चोरों ने बैंक के पिछले हिस्से में सुरंग बनाई, जो सीधे जाकर स्ट्रांग रूम पर खुली। इसके बाद ड्रिल मशीन से फर्श तोड़कर अंदर घुसे। स्ट्रांग रूम के लॉकर को गैस कटर से काटकर 1 किलो गोल्ड उठाकर फरार हो गए। चोरों ने इतनी सफाई से काम किया है कि बैंक का अलार्म भी नहीं बजा है। गुरुवार सुबह जब बैंक स्टाफ पहुंचा तो वारदात का पता चला। पुलिस ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की बहनोती शाखा ने चोरी हुई है, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली है। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी। SBI की भौती ब्रांच में प्रातः थाने पे इन्होंने सूचना दी कि इनके स्ट्रांग रूम में, जहाँ पर कैश चेस्ट है और उसके बगल में गोल्ड चेस्ट है, तो बैंक के पिछवाड़े से स्ट्रांग रूम के बाहर से ही एक इनकी अपनी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उसमें झाड़ी झंकार है। उसके अंदर से सुरंग लगा के इनके स्ट्रांग रूम में चोरों ने एंट्री करके गोल्ड का जो चेस्ट था उसका जो दरवाज़ा है उसको किसी रॉड से खोला है तथा संपूर्ण गोल्ड उसमें से चोरी कर लिया गया है।
देश भर में कोरोना के दस्तक के बावजूद रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में स्थिति जिस की तस बनी हुई है। हजारों यात्री भीड़ में मास्क लगाए बगैर सफर कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कोई किसी भी तरीके की सतर्कता नहीं बरत रहा है। चारबाग स्टेशन पर स्टॉलों पर 2-2.5 रुपए में मिलने वाला मास्क 10 रुपए में बेचा जा रहा है। आम यात्री ही नहीं, वर्दीधारी भी मास्क लगाने में कोताही बरत रहे हैं। मास्क के बारे में पूछने पर कई यात्रियों ने कोरोना के खतरे की संभावना से भी इनकार कर दिया। ये स्थिति जब है जबकि शुक्रवार रात डीएम खुद अफसरों की टीम के साथ स्टेशन पहुंचकर जिम्मेदारों को कोरोना के खतरों से आगाह कर चुके हैं। चीन में कोरोना की लहर आने के बावजूद अभी भारत के लोग नहीं चेत रहे हैं और देखा जा रहा है कि पूरे चारबाग स्टेशन पर इस समय कहीं भी मास्क लगा के एक यात्री नजर नहीं आ रहा है। ट्रेन आई हुई है, सामने गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस खड़ी हुई है, इससे सैकड़ों यात्री उतरे और किसी यात्री ने मास्क नहीं लगा रखा है। लेकिन रेलवे की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस भी जारी नहीं हुई। इसके पीछे यात्री कह रहे हैं हमें नहीं पता है। अब बात सुरक्षा की है, इसमें पता है या नहीं है ये दूसरी चीज़ है। अब रेलवे स्टेशन पर मास्क बिक्री की सुविधा भी जो है शुरू हो गई है, लेकिन इसका भी लोग फायदा उठा रहे हैं। डिस्पोजेबल मास्क जो 2-3 रुपए का आता है वो 10 रुपए का बिक रहा है। व्हीलर बुक स्टॉल पर भी मैंने पूछा तो बताया 10 रुपए का मास्क बिकेगा। अब इस स्थिति सोचो यात्री कैसे खरीदेगा इतने महंगे मास्क। तो अब रेलवे को मास्क की व्यवस्था करनी पड़ेगी और यात्रियों को खुद भी चेतना होगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं यीशु मसीहा के जन्म को लेकर पूरी दुनिया हर्षोल्लास के साथ 2 साल बाद ये त्यौहार मनाने जा रही है। ताज नगरी में भी प्रभु यीशु मसीहा के जन्म को लेकर रौनक देखने को मिली है। आगरा के 400 वर्ष से भी पुराने सेंट पीटर्स चर्च में भी तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। आपको बता दें, आध्यात्मिक तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। वहीं मसीही समाज ने दान, दक्षिणा, त्याग, तपस्या आदि को प्राथमिकता देने की अपील की है। इस समय हम हैं आगरा के ऐतिहासिक चर्च में, जिसका इतिहास 400 साल से पुराना है और इस चर्च का निर्माण बादशाह अकबर ने कराया था। हमारे साथ फादर भी हैं, साहब बता देंगे कि क्रिसमस को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। 2 साल का गैप होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि सबों में उत्साह है, आनंद है, खुशी है और जोश के साथ सजावट हो रही है और यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। और 2 साल का गैप और जो इस साल हमारा मुख्य विषय है कि ईसा मसीह प्रेम है। दुनिया में प्रेम की कमी है। जैसा लगता है कि जब देश में अशांति हो जाती है, विश्व में अशांति हो जाती है तो ईश्वर चुप नहीं बैठता है और जब युद्ध होता है तो वो अपने पुत्र को भेज देता है। जब हमारा संबंध ईश्वर से टूट जाता है तो ईश्वर हमारी मुक्तिदाता इस दुनिया में भेज देते हैं। आज विशेष प्रार्थना क्या की जा रही है सर? ऐसा है कि हमारा विश्वास है, आस्था है कि ईसा मसीह का रात्रि 12 बजे जन्म लेते हैं तो इसकी तैयारी रहती है और हम पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं और उसकी ही तैयारी चल रही है। यानी आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से क्रिसमस को लेकर, ईसा मसीह के जन्म को लेकर तैयारियां हैं हर्षोल्लास के साथ, ईसाई समाज ही नहीं हर धर्म, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ उनके जन्म की तैयारियों पर लगा हुआ। आप पीछे देख सकते हैं, मैं अपने साथी से कहूँगा वो एक झलक दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ हैं। इस तैयारियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ईसाई वर्ग यहाँ पर रात को 12 बजे विशेष प्रार्थना आयोजित कर ईसा मसीह के जन्म को मनाएगा। ग्राउंड जीरो से प्रदीप राव, जनता टीवी, आगरा। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने हर साल की तरह इस बार भी 2023 के लिए अपनी अवकाश तालिका घोषित कर दी है। इस बात की जानकारी देते हुए बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि मदरसे में साप्ताहिक अवकाश जुम्मा यानी शुक्रवार को होगा। आपको बता रहे हैं कि बीते दिनों मदरसा की साप्ताहिक छुट्टी को लेकर तमाम तरीके की बातें फैल रही थी, जिन्हें आज बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने खत्म कर दिया है। अफवाह फैली हुई थी कि मदरसों की साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होगी, लेकिन आज इफ्तिकार ने इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि मदरसों की साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार यानी जुम्मे को ही होगी। आने वाले साल में मदरसों का कुल साप्ताहिक अवकाश 75 दिनों का होगा और वार्षिक अवकाश रमज़ान और ईद उल फितर को मिलाकर कुल 36 दिनों का रहेगा।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर में अपर सत्र न्यायाधीश वायुनंदन मिश्र ने जिले में पुलिस के काम करने को लेकर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट में दरोगा और 2 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कटरा कोतवाली के एसआई हरिकेश राम आजाद, हेड कांस्टेबल शौकत अली और पंकज दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के तहत ही विभागीय कार्रवाई के लिए कह दिया है। मथुरा वृंदावन में नए साल को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से भक्तों की अपार भीड़ यहां मंदिरों में आती है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के तहत भी सकुशल बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती ये देखने को मिलेगी। इसी के तहत आज मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे ने अधिकारियों के साथ बांके बिहारी मंदिर और आसपास की गलियों का पैदल निरीक्षण किया है, जहां पर एसएसपी ने मंदिर में चल रही व्यवस्था को भी देखा तो भक्तों से बातचीत करके ये भी जाना कि मंदिर में दर्शन के वक्त उन्हें क्या कुछ परेशानी होती है। देखिए, हम सभी अवगत हैं कि नववर्ष के पहले से जब छुट्टियां शुरू हो जाती हैं तो श्रद्धालुओं की यहाँ पे संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। और आज वैसे भी शनिवार है, वीकेंड्स पे यहाँ वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में, वर्धन में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए तैयारियों का जायजा लेने प्लस व्यवस्थाओं को देखने यहाँ आया गया। तो हमारी डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, सेक्टर्स हैं, उसमें ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। होल्डिंग एरिया हमारे बने हुए हैं, क्यू में लोगों को अंदर भेजा जा रहा है तथा प्रवेश और निकास उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनको फिर लगातार जो है उसी क्रम में बाहर उनको निकाला जा रहा है, जिससे कि मंदिर के परिसर में अनावश्यक दबाव न पड़े और सभी जगह व्यवस्थाएं ठीक रहें, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रहे। इस ओर हम लोग लगातार भ्रमणशील रहकर ये सुनिश्चित करा रहे हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। यहां भी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तर्ज पर ही शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश दे दिया। आपको बता रहे हैं कि सर्वे 2 जनवरी से सर्वे शुरू होगा और 20 जनवरी को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक के साथ ही मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप ने कहा कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं, ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। भगवान बालकृष्ण जो जन्मभूमि में है विराजमान, उनके नाम पर यह संपत्ति है श्री कृष्ण जन्मभूमि, और ये 5000 वर्ष पुराना व्यक्तित्व है जो ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हुए थे। हमने उसी समय के अनुसार जो 13.37 एकड़ की जगह पे उस समय भी ये ठाकुर जी के नाम थी, जो आज ट्रस्ट के नाम है बिरला जी के द्वारा, उसमें जो अवैध रूप से निर्माण हुआ ईदगाह का, और उसके उपरांत उसमें समझौता कर लिया गया ऊपर वाला ही वाला, जो ट्रस्ट की जानकारी में कभी नहीं रहा, एक सोसाइटी है उसके अलावा उसमें ये सब चीज़ें संज्ञान में आई। तो हम लोगों ने ठाकुर जी की संपत्ति को अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा है और जो असुरक्षित है, सुरक्षित करने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट ने यह फैसला हिंदू पक्ष की अपील पर दिया है। कोर्ट ने 20 जनवरी तक नक्शा समेत विवादित स्थल की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कह दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने यह फैसला दिया। आमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। 20 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थल सेवा संस्थान ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट को लेकर बातचीत की थी। रामनगर के महाविद्यालय में हुई मतगणना के बाद प्राचार्य प्रोफेसर MC पांडे ने छात्र संघ चुनाव के परिणामों की घोषणा करते हुए सभी विजय प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण कराई है। वहीं विजय प्रत्याशी के समर्थकों ने विजय जुलूस भी निकाला। छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आशीष मेहरा ने 1610, NSUI के योगेश सिंह रावत ने 855 मत प्राप्त किए। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस वक्त मैं बता नहीं सकता हूँ, जो भी छात्रों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास पर हमेशा बड़ा उतरूंगा और मैं उनसे वादा करता हूँ उनको हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा। हल्द्वानी में MBPG कॉलेज में मतगणना के दौरान सड़क पर जमकर हुड़दंग हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी रशिम के समर्थकों ने जुलूस निकालकर हंगामा काटा। हंगामा काट रहे छात्रों को पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए खदेड़ दिया। इस दौरान बहस कर रहे छात्र हर्षित जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोतवाली भेज दिया।
उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरने का आज 6वां दिन रहा है। सुबह 11 बजे से विधानसभा भवन के बाहर कर्मचारियों ने अपने बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन किया है। बर्खास्त होने के बाद कर्मचारियों के सामने बच्चों के भरण पोषण करने का संकट पैदा हो गया। बच्चे भी अब स्पीकर से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बर्खास्त कर्मियों ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, बिहार के लोगों को निजी स्टाफ में रख कर उत्तराखंड के युवाओं के साथ छलावा किया है। बागेश्वर के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनावों के नतीजों में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आशीष कुमार ने कब्जा जमा लिया है। आशीष कुमार ने 413 मतों से विजयी हुए हैं। इसी जीत के साथ बागेश्वर महाविद्यालय पर एबीवीपी का कब्जा बरकरार है। चुनाव अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कुल 2455 छात्र मतदाताओं में से 1501 छात्र मतदाताओं ने छात्र चुनाव में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष पद को छोड़कर अधिकांश पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ है। 55 मतदाता थे और राजकीय स्नातक महाविद्यालय बागेश्वर 2022-23 के चुनाव जो है संपन्न हो गए हैं, जिसमें 1501 मतदाताओं ने प्रतिभाग किया। 6 पदों में निर्विरोध प्रत्याशी चयनित हुए और जिसमें अध्यक्ष पद पर आशीष कुमार और कोषाध्यक्ष पद दर्शन जोशी जो है चयनित हुए हैं। ये जीत है संपूर्ण विद्यार्थी परिषद की, संपूर्ण इस महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की। सभी ने मेरा साथ दिया। मैं आज भारी मतों से विजयी हुआ। मैं आप सभी का दिल की असीम गहराई से धन्यवाद करता हूं और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, जिस पद पर आज आपने मुझे चुना है, मैं लगातार छात्र हितों के लिए कार्य करूंगा। जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं वो कार्य करूंगा। 22 दिसंबर से शुरू हुए उत्तराखंड पुलिस वीक का समापन हो गया। उत्तराखंड पुलिस मंथन वीक में अधिकारियों के साथ डीजीपी अशोक कुमार ने चर्चा की। इस चर्चा में कई सुझाव पुलिस से मिले हैं, जिसमें स्मार्ट बैरिक बनाने, व्हाट्सएप पर पुलिस जवानों की छुट्टी को मंजूरी करने के साथ पुलिस जवानों के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराने आदि सुझाव है। पुलिस जवानों के लिए सरकारी आवास कैसे मिल सकता है, इस पर विचार विमर्श किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस मंथन वीक के तहत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है ताकि पुलिस जवानों को बेहतर सुविधा मिल सके। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि जिस तरीके के सुझाव आ रहे हैं उस पर अमल करने की कोशिश होगी। उत्तराखंड पुलिस मंथन जो चल रहा है, चुनौतियां एवं समाधान, इसके तहत हमने इस बार 2 नए इनिशिएटिव लिए थे। एक था पब्लिक के साथ मंथन, कि पब्लिक की पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या चाहती है कि पुलिस क्या करे, कैसे करे, क्या उसमें चेंजेस लाए। उसी तरह से हमने ये हमारी पुलिस के साथ मंथन, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो एसपी एंड अबो के साथ हो रही है, तो हमने वर्टिकल इंटरेक्शन सेशन रखा है आज, जिसमें कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक साथ बैठे हैं 15 मेजों पे, और उसमें हर चीज़ पे हमने बहुत ही गहराई से चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम अपनी कैसे सुधारें। जब हम ऑपरेशनल काम करते हैं उसमें हमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या आ रही हैं, उसमें और क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है। पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग, उनका कल्याण, उनके जो कार्मिक के मुद्दे हैं उसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है। तो इन सब मुद्दों पर आज हमने बहुत ही गहराई से मंथन किया है और अभी भी चल रहा है। कुछ एक पॉइंट अभी से एक्शनेबल आ गए हैं, बाकी हम मुझे लग रहा है जरूर 30-40 पॉइंट्स आएंगे। तो कुछ निर्णय हमने अभी से ले लिए हैं, जैसे कि इनका कहना है कि जो चीता मोबाइल है उस पर पेट्रोल की कमी रहती है तो उसको नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा इनका ये था कि जो पुराने सिपाही हैं, पुराने सब इंस्पेक्टर हैं, वो नई टेक्नोलॉजी से आने के बाद वो थोड़े से अपने को डाउन महसूस करते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।